तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए ये हमारा जनरल हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। और देखिए, मैंने इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लिया है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। खंड बा से देखिए हिंदी के क्वेश्चन बन रहे हैं। कौन सही सुमेलित है? अनुरक्ति, विरक्ति, असमय, कुसमय, अवसर, सुअवसर, दीर्घायु, चिरायु। आपको यह बताना है कौन सही सुमेलित है, यानी यह विलोम शब्द है। सही विलोम शब्द की पहचान करनी है आप लोगों को। बताइए क्या आंसर होगा। तो अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होता है? अनुरक्ति का विलोम शब्द होता है विरक्ति। क्या होता है? अनुरक्ति का विलोम शब्द होता है विरक्ति, यानी ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्न में से कौन एक शब्दालंकार नहीं है? अनुप्रास, श्लेष, यमक या उपमा। कौन एक शब्दा अलंकार नहीं है? उपमा जो है ना, ये शब्दा अलंकार नहीं है। तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अर्था अलंकार नहीं है? उपमा, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, रूपक। सभी आंसर दिए सभी बच्चे। निम्न में से कौन अर्था अलंकार नहीं है? वक्रोक्ति। वक्रोक्ति जो है ना, ये अर्थालंकार नहीं है। मान लीजिए अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं? 10, 5, 3 या 6। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं अलंकार के कुल मुख्य 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न और पूछा गया था पिछले एग्जामों में, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गहना या आभूषण। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि अलंकार कुल 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और श्रेष्ठ अलंकार। और अर्थालंकार के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और मानवीय अलंकार। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्न में कौन एक भिन्न है? यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, दृष्टांत। निम्न में कौन एक भिन्न है? दृष्टांत। दृष्टांत जो है ना, ये सबसे भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्न में से कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? कवित, बैरवे, सवैया, मालिनी। निम्न में कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? यह आपको बताना है। बैरवे जो है ना, बैरवे ये मात्रिक छंद का उदाहरण है। देखिए अगर जब भी बैरवे छंद अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि बैरवे छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्न में से कौन सा वाणिक छंद है? तो यहां पर वाणिक छंद की बात हो रही है। कुंडलियां, उलाला, मंदाक्रांता, गीतिका। निम्न में कौन सा वाणिक छंद है? मंदाक्रांता जो है ना, ये वाणिक छंद का उदाहरण है। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें वाणिक छंद की, वर्ण की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना की जाती है उसे वाणिक छंद कहते हैं। और इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? साधारण और दंडक। साधारण वाणिक छंद में प्रत्येक चरण में 26 वर्ण तक होते हैं। और दूसरे में जिस छंद रचना में प्रत्येक चरण में 26 से अधिक वर्ण होते हैं उसे दंडक या वर्णिक छंद कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? 5 स्टार लगा लीजिए, पेपर में आने वाला क्वेश्चन। शोक, वत्सलता, निर्वेद, विस्मय।
शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद हो जाएगा। अगर पूछ लिया है पेपर में कि शोक का स्थायी भाव क्या होता है, तो शोक का स्थायी भाव क्या होता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि शोक का स्थायी भाव होता है करुण। शोक जो है ये करुण रस का स्थायी भाव है। और वत्सलता की अगर हम बात करें तो वत्सलता किसका स्थायी भाव होता है? तो वत्सलता जो है ना, वात्सल रस का स्थायी भाव होता है। विस्मय, विस्मय किसका स्थायी भाव होता है? तो आपको ध्यान में रखना है विस्मय, विस्मय का होता है अद्भुत रस। विस्मय रस का स्थायी भाव क्या होगा? अद्भुत रस। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस, वात्सल रस, वीर रस या रौद्र रस? अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? अनुराग जो है ना, ये वात्सल रस का स्थायी भाव है, वात्सल रस का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि शंकर का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। शंकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। शम धन कर, शंकर में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, यानी इसमें कौन सी संधि होगी? शंकर में हो जाएगी व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान रखना। ये हलंत देख रहे हैं, हलंत देखकर आप पहचान सकते हैं इसमें व्यंजन संधि होगी। ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यह आपको बताना है। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो व्यर्थ का सही संधि विच्छेद होता है विधन अर्थ। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि व्यर्थ में प्रयुक्त संधि क्या होगी, यानी इसमें कौन सी संधि होगी, संधि का नाम क्या होगा, जब आप इसे तोड़ेंगे तो इसको तो मान लिया जाएगा छोटी ई, इसको मान लिया जाएगा छोटा आ, तो छोटी ई प्लस छोटा आ क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। ठीक है, या बन गया। तो छोटी ई प्लस आ बराबर या, इसमें हो जाएगी यण संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, छोटी छोटी जो बातें हैं उन्हें आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया वचन करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यह वाक्य है, वह हराम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह कसम खाता है, वह आम खाता है। एक वाक्य में क्रिया वचन करने में अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, वह वाक्य कौन सा है? इस वाक्य का नाम है वह आम खाता है, क्योंकि इसमें भषण का प्रयोग हुआ, क्रिया भषण का प्रयोग हुआ, क्योंकि वह आम खाता। अगर आम खाएगा तो चूस करके खाएगा ना, तो आम को भषण कर दिया है। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ क्या होता है? खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा, यानी इसका मुहावरा क्या होगा? अर्थ भी कह सकते हैं, लोकतृप्ति भी कह सकते हैं, और मुहावरा भी कह सकते हैं, और अर्थ भी कह सकते हैं। ठीक है, तू डाल डाल मैं पात पात, तो इसका मुहावरा होता है कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोग को वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? अब ध्यानपूर्वक देखेगा, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेगा। अब देखिए, अकाल अलग है और पीड़ित अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, शब्द क्या बना? अकाल पीड़ित। अगर अलग अलग कर दें तो अकाल अलग हो जाएगा और पीड़ित अलग हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, आंख बंद करके तत्पुरुष समास पर टिक कर दीजिए, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है? अन्वेषण, अन्वेषण यानी अनुधन एषण। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मान लीजिए अगर पेपर में पूछा जाए कि अन्वेषण में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, सबसे पहले बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। इसको मान लिया जाएगा छोटा ऊ, ठीक है, इसको मान लिया जाएगा ए, तो छोटा ऊ और ए मिलकर क्या बना जाके? वा, या वा राला। तो मैंने आपको क्या बताया था? यण संधि बताई थी, तो यहां पर हो जाएगी यण संधि। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। गोधूम का तद्भव शब्द क्या होता है, यह आपको बताना है।
गोधूम का तद्भव शब्द क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन जो है वो छूट गया, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में योग ऋण शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको योग ऋण शब्द की पहचान करनी है, सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। चक्रपाणी, चक्रपाणी में योग ऋण शब्द हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक होता है यौगिक शब्द और एक होता है योग ऋण शब्द। तो योग ऋण शब्द की हम बात कर रहे हैं, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते ही परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। यानी चक्रपाणी, यानी कि चक्र जो है जिसकी उंगली पर, यानी भगवान विष्णु, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, एक विशेष अर्थ के लिए। तो भगवान का नाम इसमें लिया गया, यानी उंगली पर किसके चक्र रहता है? भगवान विष्णु के। तो एक विशेष अर्थ के लिए। अगर यौगिक शब्द की बात करें, यौगिक शब्द की, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि डाकघर हुआ, पीलापन हुआ, देशवासी हुआ। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं योग ऋण शब्द और यौगिक शब्द। अगर योग ऋण की अगर हम बात करें तो उसमें जैसे कि लंबोदर जैसे हुआ, पेट वाला हुआ, दशानन हुआ, मुखवाला हुआ, पंकज हुआ, उत्पन्न हुआ। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। देशज भी होता है, विदेशज भी होता है, ठीक है। तो देशज और विदेशज की हम बात बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है कि गोधूम का तद्भव शब्द क्या होगा? तद्भव शब्द, गेहूं, गोबर, गाय, गोधन। जो शब्द हिंदी भाषा से लिए गए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो गोधूम का तद्भव शब्द क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बताया कि जो शब्द हिंदी भाषा से निकले हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो गोधूम का तद्भव शब्द क्या होगा? हिंदी भाषा का शब्द क्या होगा? तो गोधूम का तद्भव शब्द होता है गेहूं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, तत्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद बताइए। तत्लीन शब्द में सही उपसर्ग क्या होगा? जब आप इसकी संधि करेंगे, जब इसे तोड़ेंगे, तोड़ने पर इसकी संधि क्या बनेगी? वैसे तो इसमें उपसर्ग पूछा जा रहा है। तत् धन लीन, डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? महादेव, पशुपति, चक्रपाणी, शंकर। चक्रपाणी जो है ना ये भगवान विष्णु का अर्थ है, चक्रपाणी, ठीक है। ये महादेव का अर्थ नहीं है, शिव का अर्थ नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कारक के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7 या 8? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। कारक के कुल कितने भेद होते हैं? कारक के कुल 8 भेद होते हैं। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कारक के कुल 8 भेद होते हैं, ये तो आपको पता चल गया। कौन कौन से होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो ये कारक के जो भेद हैं कितने होते हैं? 8 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कारक से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, केशव कही ना जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है? आचार्य केशवदास, सूरदास, तुलसीदास, रहीम। तुलसीदास आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें सूरदास की, अक्सर पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सूरदास की बोली कौन सी है? तो सूरदास की बोली है ब्रजभाषा। सूरदास किस काल के कवि हैं? तो सूरदास जो है ना ये भक्ति के काल के कवि हैं। तो सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने, क्योंकि सूरदास से यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र हैं? वरदान, प्रतिज्ञा, गोदान, रंगभूमि। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र हैं? रंगभूमि। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 72 से 74 दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में
काले शब्द के उपयोग विलोम द्वारा की जानी। इसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होता है? भौतिक, पदार्थवादी या निरीश्वरवादी विभाजन? भौतिक। आध्यात्मिक का विलोम शब्द होता है भौतिक। वैसे इसमें विलोम शब्द की जानी है रिक्त स्थान की पूर्ति सिवा काल शब्द के विलोम शब्द द्वारा की जानी है। स्वच्छ का विलोम शब्द क्या होगा? स्वच्छ जल के अभाव में हमें खालिस्तान जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ती है। स्वच्छ का विलोम शब्द क्या होता है? दूषित, तप्त, शीतल, उष्ण। स्वच्छ का अगर आप विलोम शब्द करते हैं तो दूषित हो जाएगा, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर प्राप्त की। परतंत्रता का विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द हो जाएगा स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यथार्थ। यथार्थ किस समास का उदाहरण है? मैंने आपको क्या बताया था? जब भी जहां पर यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर, जहां पर ये शब्द आ जाएं वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर होता है अव्ययीभाव समास। अब देखिए स्टार्टिंग का शब्द देखिए, यथा दिया है, यथा यहां पर भी दिया है, तो यथा, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। और भी शब्द बहुत सारे होते हैं, तो इन शब्दों को आप एक किसी कॉपी पर लिख लीजिए, मेरी बात मानिए। तो अव्ययीभाव समास आप चुटकियों में पहचान लेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? यानी मुंह को तोड़, मुंह अलग है और तोड़ अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया तो कौन सा समास बन जाएगा? तत्पुरुष समास। अभी मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास? बीच में योजक चिन्ह दिया है, जहां पर योजक चिन्ह दिया जाता है वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर होता है द्वंद्व समास, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिगंबर में कौन सा समास होगा? दिक धन अंबर, दिगंबर। तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया, जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाएं वहां पर होता है वो उपरे समास। तो दिगंबर का समास विग्रह क्या होगा? दिशाएं है अंबर वस्त्र जिसकी, दिशाएं है अंबर वस्त्र जिसकी। तो यहां पर ये कहा जा रहा था दिशाएं यानी कि आसमान, अंबर भगवान, वस्त्र यानी भगवान, ठीक है। तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा बहुप्रिय समास। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न प्रश्नों में 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक समूह में एक शब्द की वर्तनी ठीक प्रकार से दी गई है। ठीक वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइएगा। व्यवहारिक। व्यवहारिक कैसे लिखा जाता है? व्यवहारिक को लिखने का तरीका क्या है? आसानी से बता सकते हैं आप लोग। व्यवहारिक, तो व्यवहारिक कैसे लिखेंगे? व्यवहारिक को लिखने का तरीका जो है वो ये रहा। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उज्ज्वल, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में तो ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा? वैसे अगर आप लोग देखें तो उज्ज्वल को जो लिखने का इसमें ये बताया जा रहा है कि ठीक वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए। अब उज्ज्वल में जो है अगर आप उज्ज्वल लिखते हैं तो मेरे हिसाब से तो उज्ज्वल जो है वो ऐसे लिखा जाता है, उज्ज्वल, ये इसकी ठीक वर्तनी होती है। तो इसमें उज्ज्वल की जो ठीक वर्तनी है इसमें गलत बताई जा रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता है। उज्ज्वल को लिखने का तरीका ये है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन जो है वो गलत है। अच्छा, उपर्युक्त या उपरोक्त कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना है। उपरोक्त, ये सही है। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। निर्देश प्रश्न संख्या 82 से 84 निम्न प्रश्नों में दिए गए मुहावरों और लोक त्रुटियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। घी के दिए जलाना, इसका मुहावरा क्या होगा? मुहावरा भी कह सकते हैं, लोक त्रुटि भी कह सकते हैं आप लोग, अर्थ भी कह सकते हैं। रोशनी करना, पूजा करना, खुशी मनाना, धनवान होना। घी के दिए जलाना, इसका मुहावरा क्या होगा? तो घी के दिए जलाना यानी कि खुशी मनाना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिर चढ़ाना, सिर चढ़ाना, इसका मुहावरा क्या होगा? बहुत आदर करना, बहुत आज़ादी देना, पुष्प चढ़ाना, चिंता करना। सिर चढ़ाना, इसका मुहावरा क्या होगा? सिर चढ़ाना यानी बहुत आज़ादी देना। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मुहावरा क्या होगा? आम और गुठलियाँ खरीदना, जिसमें सब लाभ ही लाभ हो। आम खरीदकर गुठलियों को बेचना,
जिसमें सब हानि ही हानि हो, जिसमें सब लाभ ही लाभ हो। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। 22, 24, 26 या 28। हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? कुल 28 मात्राएं होती हैं। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कलम का सिपाही किसे कहा गया है? प्रेमचंद, निराला, प्रसाद, दिनकर। कलम का सिपाही किसे कहा गया है? तो कलम का सिपाही किसे कहा गया है? मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निष्फल किस प्रकार की संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या गुण संधि? अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। निष्फल में संधि कौन सी होगी? तो जब आप इसे तोड़ेंगे, जब आप इसकी संधि करेंगे तो नी धन फल, ये इसकी संधि हो जाएगी तोड़ने पर। अब आप इसे देख रहे हैं, ये निशान किसके होते हैं? ये निशान विसर्ग संधि के होते हैं, तो यहां हो जाएगा विसर्ग संधि। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छोटा ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, मूर्धा, तालु, दंतोष्ठ। छोटा ऊ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है फिलहाल, फिर भी देख लेते हैं। छोटा ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान। आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चंस पूर्ण रूप से है गलत, क्योंकि बुक्स में भी क्वेश्चंस गलत होते हैं। छोटा ऊ, तो छोटा ऊ किससे बोला जाएगा? छोटा ऊ, ऊ आपके जो दोनों होठ हैं आपस में टकरा रहे हैं, ऊ ऊ ऊ, यानी होस्ट हो जाएगा, इसका होस्ट आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए पेपर में पूछा जाए कि कंठ से कौन कौन से उच्चारण बोले जाते हैं? का, खा, गा, घा, घा और डा। का हुआ, खा हुआ, गा हुआ, घा हुआ और डा हुआ। तो ये हो गए कंठ से बोले जाने वाले उच्चारण। तालु की अगर हम बात करें तो तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? चा हुआ, छा हुआ, चा छा, जा, झा हुआ और या हुआ। तो ये तालु से बोले जाते हैं। मूर्धा की अगर हम बात करें, मूर्धा से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? टा से टमाटर, ठा से ठटेरा, डा से डलिया, ढा से ढक्कन, ड़ा खाली। दंतोट से ता था दा धा ना, जीभ जो है आपकी दांत से टकरा रही है, ता था दा धा ना। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशदीप किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, यशपाल। आकाशदीप किसकी रचना है? तो आकाशदीप जो है ना जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंधा युग किस प्रकार की रचना है? उपन्यास, काव्य, काव्य नाटक या नाटक? अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग जो है ना ये काव्य नाटक की रचना है। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कोणार्क नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश। कोणार्क नाटक के लेखक कौन है? तो कोणार्क नाटक के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, यानी बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनामिका किसका काव्य संग्रह है? निराला, पंत, महादेवी वर्मा, प्रसाद। अनामिका किसका काव्य संग्रह है? अनामिका जो है ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है, यानी ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि ए ओ ए ओ के आगे कोई स्वर हो तो इनके स्थान में क्रमशः ए आओ अब आ हो जाता है। तो ये कौन सी स्वर संधि बनेगी? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप बता भी सकते हैं। तो ये कौन सी संधि बनेगी? ये बन जाएगी अयाधि स्वर संधि, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 से 96 दिए गए वाक्यों में काले शब्दों के पर्याय समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए, उचित विकल्प चुनिए। किसान धरती का मातृवत सम्मान करता है। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तरुणी, भार्या, रजनी, वसुधा। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वसुधा होता है, यानी डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नदी जीवन भी देती है और विनाश भी कर सकती है। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुरसरी, सरिता, देवनदी या सुरभि। नदी का पर्यायवाची शब्द होता है सुरसरी, यानी ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। गर्मी में वायु तेज गति से चलती है। वायु
का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अनिल, झंझावत, आंधी, चक्रवात। वायु का पर्यायवाची शब्द होता है अनिल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? शुचि, पवित्र, सर, सरोवर, स्वर्ण, सोना, सर्ग, अध्याय। कौन सुमेलित नहीं है? तो अगर आप विलोम शब्द की दृष्टि से देखें तो स्वर्ण, सोना ये सुमेलित नहीं होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उक्त मुहावरा क्या होगा? मुहावरा हुआ, विलोम शब्द हुआ, पर्यायवाची शब्द हुआ, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, मेन में जो पर्यायवाची शब्द हुए, विलोम शब्द हुए और मुहावरा हुए, जो मेन है, जो इंपॉर्टेंट है, उनको कर लीजिए, ज़्यादा को मत करिए। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? आस्तीन का सांप, यानी डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। गिराना किस प्रकार की क्रिया है? यौगिक क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रयाणार्थक क्रिया या संयुक्त क्रिया? गिराना जो है ना, ये प्रयाणार्थक क्रिया हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, सांझ या दिन? तो इसमें जो आपका डी वाला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल रे एग्ज़ाम के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और 50 में आपको 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे। तो 50 में अगर आप लोगों ने 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताए होंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल रे एग्ज़ाम की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।